गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक पोर्ट ली, पोर्ट के अंदर यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया जाता है, और ये जो सॉल्यूशन है वो HCl का विलयन है, HCl का विलयन, जिसकी कंसंट्रेंसी यानी कि सांद्रता जो है वो 1 मोलरता है। क्या है? 1 मोलरता है। यहाँ पर ये PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड है, PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन गैस क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार से तो अपना क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड को एक मोलरता वाले HCl के विलयन में रख कर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। यानी कि एक पोर्ट लिए, उस पोर्ट के अंदर हमने HCl का विलयन लिया है, उस HCl विलयन की सांद्रता कितनी है? 1 मोलरता है। कितनी है? 1 मोलरता है। और इसमें PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड को डुबोया गया है, जिसमें एक बार दाब के ऊपर H2S गैस क्या करनी है? इसके अंदर प्रवाहित करनी है। 298 केल्विन ताप पर PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड को 1 मोलरता वाले HCl के विलयन में रख कर, यानी कि 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी है, इसलिए हमने इसके पहले क्या लगाया? स्टैंडर्ड लगाया, नहीं मानक लगाया। तो 298 केल्विन ताप PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड को 1 मोलरता वाले HCl के विलयन में रखकर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपने को क्या होता है? प्राप्त होता है। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है? 0.0 वोल्ट होता है, जो एक IUPAC द्वारा क्या किया गया है? स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया गया है। तो इसकी विशेषताओं में अपने पास पहली विशेषता आती है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0.0 वोल्ट होता है। दूसरी इसकी सबसे खास बात ये होती है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड की तरह बिहेव भी कर सकता है और एनोड की तरह बिहेव भी कर सकता है। तो नेक्स्ट अपने पास है SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड दोनों की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार कर सकता है या करता है, अप्लाई टू कंडीशन के हिसाब से। इसका मतलब हम SHE का उपयोग जो है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए यूज करते हैं या उपयोग में इसको लेते हैं। तीसरा, या फिर मैं इसी को लिख दूं यहाँ पर, जब ये एनोड की तरह बिहेव करता है,
तब इसके ऊपर सिंपल सी बात है कौन सी रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है, यानी कि इसके ऊपर क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण होने वाला है, क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो अपने पास जब एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सीकरण रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो H2 गैस जो है वो किस में डिवाइड हो जाएगा, 2H प्लस आयन में, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह बिहेव भी करता है, तो किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह बिहेव भी करता है। और यहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मानो कि किसकी तरह बिहेव करे, एनोड की तरह बिहेव करे, तो इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस जो हाइड्रोजन H2 जो था वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यहाँ से रिलीज कर देगा। अब हम इसका यहाँ से क्या करें, सेल निरूपण करें, यानी कि सेल को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। तो इसका सेल निरूपण कैसे हो जाएगा कि सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, मेटल को उसकी फिजिकल स्टेट के साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन H2 गैस ऑब्लिक H प्लस एक्वस ऑब्लिक, ये कहाँ पर हुआ है, PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड पे हुआ है। कहाँ पर हुआ है, PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड पे ये रिएक्शन क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेल निरूपण में H2 गैस ऑब्लिक H प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्लिक PT यानी कि PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड पे ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अपने पास अगर मानो कि किसकी तरह बिहेव करें, एनोड की तरह बिहेव, कैथोड की तरह बिहेव करें, तब इसके ऊपर किस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होगी। ये बिहेव करे कैथोड की तरह, कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो सिंपल सी बात है, इस पर कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि इसके ऊपर कौन क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन होगा तो अपने पास 2H प्लस आयन जो एक्वस फॉर्म में है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन, यानी कि इसको उल्टा लिख देंगे तो अपचयन हो जाएगा। जब हम इसकी क्या करेंगे, सेल निरूपण करेंगे इसका, तो हम अपने पास क्या आ जाएगा, PT के साथ में अपने पास आ जाएगा H प्लस जो एक्वस फॉर्म में था वो किस में चेंज हो गया, H2 गैस में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो जब कैथोड की तरफ बिहेव करेगा तब तो इस प्रकार से इसका सेल निरूपण करेंगे, एनोड की तरफ बिहेव करेगा तब इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, हम सेल निरूपण करेंगे। तो अपने पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या था कि 298 केल्विन ताप पर PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड को 1 मोलरता वाले HCl के विलयन में रखकर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है। इसकी खास बात अपनी पहली क्या थी कि ये जो होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है। दूसरी खास बात क्या थी कि SHE जो है वो एनोड और कैथोड दोनों की तरह क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। जब एनोड की तरह बिहेव करता है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसका सेल निरूपण कैसे करेंगे, H2 गैस ऑब्लिक H प्लस एक्वस प्लस PT, यानी PT ब्लैक युक्त इलेक्ट्रोड पे कंप्लीट हुई है। जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तब इस पर रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया होगी। तब इसका सेल निरूपण कैसे करेंगे, PT ऑब्लिक H प्लस एक्वस फॉर्म में ऑब्लिक H2 गैस। तब इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेल निरूपण करते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या रहती है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करते हैं, यानी कि किसी दूसरे सेल का क्या निकाल लेते हैं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और आता है कि अपने पास PT और AU और HG ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये किसी भी इलेक्ट्रोड के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के लिए सतह उपलब्ध कराते हैं। इन दोनों को हम क्या क्या कहते हैं, अकीरीय इलेक्ट्रोड कहते हैं। PT, AU एंड HG इन तीनों को हम क्या कहते हैं, अकीरीय इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, अकीरीय इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनके ऊपर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के लिए क्या देते हैं, ये सतह उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि अपने सरफेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी सतह पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। तो इन तीनों इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, अकीरीय इलेक्ट्रोड कहेंगे। और यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या लिया है, PT लिया है। इसकी सरफेस के ऊपर क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन क्या हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है नरनस्ट इक्वेशन। तो नरनस्ट इक्वेशन जो है एक लंबा सा चलने वाला टॉपिक है, लेकिन उस लंबे चलने वाले टॉपिक के अंदर हम ना उसकी इक्वेशन पढ़ के
डायरेक्ट हम कहाँ चलते हैं, उसकी फॉर्म पे चलते हैं कि नर्नस्ट ने क्या कहा था और अपनी इक्वेशन में क्या दिया था। तो उसकी लंबी, कहने का मतलब अपने पास केमिस्ट्री के अंदर या 12th बोर्ड एग्जाम में अपने पास कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि नर्नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला व्युत्पन्न कीजिए या फिर नर्नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो ये चीज़ें तो कभी पूछी नहीं जाती हैं। तो इस चीज़ को अगर हम कंप्लीटली लिखेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लेगा और अपने पास लेक्चर भी काफ़ी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम नर्नस्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट है नर्नस्ट समीकरण। नर्नस्ट समीकरण देखो क्या था, नर्नस्ट ने क्या किया, किसी सेल का सेल विभव उस सेल में उपस्थित सांद्रताओं के आधार पर ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। लेकिन नर्नस्ट ने किसी सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए, किसी सेल का उस सेल में उपस्थित सांद्रता के आधार पर सेल विभव ज्ञात करने के लिए नर्नस्ट ने एक समीकरण दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। नर्नस्ट समीकरण क्या था अपना, ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग के सी। आप तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना है। नर्नस्ट समीकरण है ये अपना। नर्नस्ट समीकरण ने देखो, ई सेल का मतलब यहाँ पर क्या है, सेल विभव है, सेल विभव। ई नोड सेल का मतलब क्या है, मानक सेल विभव, यानी कहने का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। किस कंडीशन पे है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। ई सेल निकालने का हमने फॉर्मूला लिखा था, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड लिखा था स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। यहाँ पर एन का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पर केसी का मतलब क्या रहता है, साम्य अवस्था स्थिरांक। केसी जो है वो है साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य अवस्था स्थिरांक को हम कैसे लिखते हैं, केसी इक्वल्स टू उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो देखो नर्नस्ट समीकरण में एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ, यानी नर्नस्ट समीकरण क्या है। देखो नर्नस्ट एक साइंटिस्ट था, उसने एक क्या निकाला, सेल का सेल विभव निकाला। क्या निकाला, सेल विभव निकाला। ये जो सेल विभव वो क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। और यहाँ पर एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमने निकाला था। लेकिन अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, सेल विभव निकाल रहे हैं। और सेल विभव किस पर निकाल रहे हैं हम, उस सेल में उपस्थित पदार्थ की सांद्रता के आधार पर, उस सेल में उपस्थित पदार्थों की सांद्रता के आधार पर। तो हम ये कह सकते हैं, किसी सेल में पदार्थों की सांद्रता के आधार पर या पदार्थों की सेल में प्रयुक्त पदार्थों की सांद्रता के आधार पर सेल का सेल विभव निकालने के लिए नर्नस्ट ने एक इक्वेशन दी थी, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन यानी नर्नस्ट समीकरण कहते हैं, जो क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग के सी। अब हम इसको व्युत्पन्न भी कर सकते हैं, यानी कि ये इक्वेशन कैसे आई ये भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए काफ़ी क्या लगने वाला है, लंबा टाइम लगने वाला है। लेकिन ऐसा कभी बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है कि नर्नस्ट समीकरण का व्युत्पन्न कीजिए। आपको नर्नस्ट समीकरण के ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो अपना नर्नस्ट इक्वेशन है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग के सी। यहाँ पर ई सेल का मतलब क्या है, सेल विभव है। ई नोड सेल का मतलब क्या है, मानक सेल विभव, जिसको हमने EM भी कहा था, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर था, जिसको हमने निकाला था ई कैथोड माइनस ई एनोड से। एन का मतलब है अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या सेल में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है तब। केसी का मतलब क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य अवस्था स्थिरांक कैसे लिखते हैं, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन ये है कि डैनियल सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण लिखिए। तो डैनियल सेल की सेल रिएक्शन क्या थी, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस प्लस, ये चेंज हो रहे थे किसमें, Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड में चेंज हो रही थी। अपने पास क्या थी, डैनियल सेल की एक रिएक्शन आई थी अपने पास। इस डैनियल सेल के लिए अपने को क्या कहे कि नर्नस्ट इक्वेशन लिखिए। तो हम लिख देंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल
माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब देखो एन की जगह मैं क्या लिखूं, प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जड़न है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जड़न +2 में, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर एन इक्वल टू कितना रख दें, 2 रख देते हैं। 2 log Kc का मतलब क्या है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, तो उत्पाद अपने पास क्या है, जड़न +2 एक्वस, सांद्रता को हम किस में लिखते हैं, बड़े कोष्टक में, साथ में अपने पास एक और उत्पाद है कॉपर, Cu सॉलिड की सांद्रता बटे अपने पास क्या है, अभिकारकों में अपने पास क्या है, जड़न सॉलिड की सांद्रता और Cu+2 एक्वस की सांद्रता। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। अब एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता को अगर हम किस में वाले, ठोस या गैस अवस्था में हो अपने पास, अभिकारक या उत्पाद किस अवस्था में हो, ठोस या गैस अवस्था में हो, तो उनकी सांद्रता कितनी मानी जाती है, इकाई मानी जाती है। तो अभिकारक एंड उत्पाद ठोस या गैस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, तो उनकी सांद्रता इकाई मानी जाती है, इकाई मानी जाती है। और यहां पर अपने पास कौन कौन से हैं, जड़न सॉलिड फॉर्म में है और कॉपर सॉलिड फॉर्म में, तो इनकी सांद्रता किस में मानी जाएगी, इकाई मानी जाएगी। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल, और ई नोड सेल के लिए भी मैं डेनियल सेल के लिए ई नोड सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1.10 वोल्ट, तो 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log जड़न +2 एक्वस अपॉन Cu+2 एक्वस, जड़न +2 एक्वस अपॉन Cu+2 एक्वस। ये अपने पास क्या आ जाता है, डेनियल सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन आ जाता है, क्या आ जाता है, नर्नस्ट इक्वेशन आ जाता है। ये ध्यान रखना है, Kc बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, और अभिकारक और उत्पाद अगर ठोस या गैस फॉर्म में होते हैं तो उनकी सांद्रता कितनी मान ली जाती है, इकाई मान ली जाती है। तो सॉलिड वालों को और गैस वालों को हटा देंगे, एक्वस फॉर्म वालों को क्या कर लेंगे, रख लेंगे। और अब अपने पास सांद्रता यहाँ पर जो दी है, यहाँ पर जो सांद्रता दी गई है उसका log ले लेंगे और इस फॉर्मूले में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, और अपने पास क्या आ जाएगा, ई सेल कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई सेल कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पर ये कह दूँ कि अपने पास अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता ही अगर मानो इकाई हो, माना अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता कितनी है, इकाई है, माना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की सांद्रता इकाई है, सांद्रता क्या है, इकाई है, यानी कि इन दोनों की सांद्रता एक है, तो log कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वाला सारा का सारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास ई सेल इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नोड सेल, माना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की सांद्रता इकाई है, तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नोड सेल होता है, यानी कि सेल का सेल विभव जो है वो मानक सेल विभव के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या अपने पास, सेल विभव, और ई नोड सेल क्या अपने पास, मानक सेल विभव, यानी कि नोड लगा दिया, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो उसको हम क्या कह देंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता इकाई है, तो सेल का सेल विभव मानक सेल विभव के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार देखो, नर्नस्ट समीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नर्नस्ट ने किसी सेल के अंदर पदार्थों की सांद्रता के हिसाब से उसका क्या किया, सेल विभव कैलकुलेट किया, यानी कि सेल में पदार्थों की सांद्रता के हिसाब से उसका क्या कैलकुलेट किया, सेल विभव कैलकुलेट किया। और सेल विभव कैलकुलेट करने के लिए उसने एक समीकरण दी, यानी कि इक्वेशन दी, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्नस्ट समीकरण यानी नर्नस्ट इक्वेशन कहते हैं। और नर्नस्ट इक्वेशन क्या है, ई नोड यानी ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log Kc। ई सेल का मतलब क्या है, सेल विभव जो पदार्थों की सांद्रता के आधार पर कैलकुलेट करनी है। ई नोड सेल को हमने पीछे पढ़ लिया, जिसको हमने मानक सेल विभव कहा था, जिसको हमने लिखा था ई कैथोड माइनस ई एनोड से। एन का मतलब क्या है, सेल में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और log Kc, Kc का मतलब क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक, जिसको हमने 11th क्लास में पढ़ा है। Kc बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, जो उत्पाद की सांद्रता होगी उसको नीचे और रख देंगे अभिकारकों की सांद्रता। फिर अपने को ये लाइन याद रखनी है कि अभिकारक और उत्पाद अगर किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो हम उसकी सांद्रता को क्या मानते हैं, इकाई मानते हैं। क्या मानते हैं, इकाई मानते हैं। तो ठोस वालों को हम क्या वहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, सिर्फ अपने पास एक्वस फॉर्म वालों को क्या कर लेंगे, रख लेंगे। फिर अपने पास एक और कंडीशन हमने इसमें लगाई है, कंडीशन क्या लगाई है कि यदि हम ये मान लें
किसी किसी सेल के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है, इकाई है। यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, तो उत्पाद की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता कितनी है, इकाई है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, log 1 आएगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, ई सेल बराबर ई नोड सेल, ई सेल बराबर ई नोड सेल। तो ई सेल अपने पास क्या है, सेल विभव, ई नोड सेल अपने पास क्या है, मानक सेल विभव है। तो हम ये कह देंगे कि माना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता इकाई है, तो उस सेल का सेल विभव, उस सेल का सेल विभव मानक सेल विभव के क्या आता है, बराबर आता है। क्या आता है, बराबर आता है, यानी कि इक्वल आता है। तो ये अपनी है नरनस्ट समीकरण। क्या है, नरनस्ट समीकरण। और इस नरनस्ट समीकरण के ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। मैंने इस समीकरण को डायरेक्ट लिखा है और डायरेक्ट आपको बताया है। इस समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न भी कर सकते हैं, यानी कि हम बना भी सकते हैं। लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि किसी समीकरण को अपने से व्युत्पन्न करवाया जाए। तो ऐसा इतना लंबा क्वेश्चन कभी आया है केमिस्ट्री में, कहने का मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो 30 क्वेश्चन जो है लगभग 42 से 43 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम 3-3, 4-4 पार्ट पढ़ते हैं, 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का। तो केमिस्ट्री में आज तक लगभग मेरे हिसाब से तो 3 से 4 लाइन से बड़ा आंसर अपने को देना ही नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिर्फ सिंगल लाइन का आंसर आता है, क्योंकि अपने पास जो रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट बनाना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास या फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, यानी कहने का मतलब 3 से 4 न्यूमेरिकल आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा लंबा खींच लिया, या फिर 1-2 क्वेश्चन थ्योरी का अपने पास आ सकता है, जो मेटल एलर्जी वाले टॉपिक में से आता है। अगर यहाँ पर नरनस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगा, वो आएगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।